आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण का पार्ट 2, बिस्मार्क के बारे में कि बिस्मार्क ने कैसे जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हिगेल के द्वंद्ववाद का विचार दिया था ना, है ना। तो हिगेल के द्वंद्ववाद, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का विचार जो था उससे ये प्रभावित था। और जर्मन संसद डाइट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था, प्रशा की ओर से, है ना। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी। अब पीछे हम पढ़ लेते एक बार फिर से कि प्रशा का सम्राट जो है विलियम, जो फ्रेडरिक के बाद बना है, उसने क्या किया है कि बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया है। और वो प्रशा की ओर से जर्मन डाइट में प्रतिनिधि था। हिगेल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत से प्रभावित था और जर्मन संसद में प्रशा के लिए सफल कूटनीतिक का परिचय दे रहा था। कूटनीतिक का मतलब क्या होता? दूसरे स्टेट के साथ व्यवहार इस प्रकार से करना, इस प्रकार से बातचीत करना जो आपका देश को लाभ हो लगातार। जैसे भारत के विदेश मंत्री बनाए गए हैं एस जयशंकर, तो वो भी सफल कूटनीतिक है, बहुत अच्छा वो डील कर रहे हैं दुनिया के देशों से और उनके विदेश नीति का लोग कायल है। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया जाए। तो वह बिस्मार्क जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कर रहा था, यानी कि राजा के अंतर्गत ही व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है ना, शासन व्यवस्था जर्मनी का होना चाहिए। और इस प्रयास में वह जुट गया। उसकी कूटनीतिक सफलता यह थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टर राष्ट्रवादी, है ना, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। यानी उदारवादी और कट्टर राष्ट्रवादी दोनों उसको अपना मानते थे। बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः उसके लिए उसने रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति क्या है कि अपना जो बात से मान जाए, जो बात से नहीं माने उसको सेना के मदद से उस पर अधिकार कर लो और फिर उसे अपने राज्य में मिला लो। यही है रक्त और लौह की नीति। ये पूछता है प्रश्न, ठीक है ना, ये आपके प्रश्न में भी है। इसका तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। जैसे अनिवार्य सैन्य सेवा जो है वह कहाँ लागू है? अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है इजराइल में, जहाँ पर बचपन से ही सभी जितने बच्चे हैं ना वो स्कूल में जाते तो वहीं से वो सैनिक का ट्रेनिंग लेते हैं, समझे। इसको बोलते हैं अनिवार्य सैन्य सेवा। और फिर वह जब बड़े होते हैं ना तो उन सबको 5 वर्ष जो है सेना में अपना देना पड़ता है। तो सब अपना 5 साल जो है सेना में जा कर के देते हैं, अपने उम्र का 5 वर्ष सेना में देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब प्रशिक्षित होते हैं। देश को जब भी जरूरत होती है तो वह अपने ऑफिस का काम, वो जहाँ दूसरे क्षेत्र में, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और अनिवार्य सैन्य सेवा के अंतर्गत ट्रेनिंग लिए रहता था, अगर कॉल आएगा तो हमको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ के नागरिक को यही बात उस समय बिस्मार्क किया था। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रशा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। 1830 में ऑस्ट्रिया और प्रशा ने संधि किया था, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। ऑस्ट्रिया उससे पावरफुल है ना अभी मेटरनिक के नेतृत्व में। 1848 में मेटरनिक ने अपना गद्दी त्यागा है ना, 1848 में। 1830 में भी मेटरनिक शक्तिशाली है, तो प्रशा को बाध्य किया था कि चलो तुम हमसे संधि पर साइन करोगे, तुम जर्मन के राज्य को अपने अंतर्गत में एकीकरण नहीं करोगे।
तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। जब उसने संधि तोड़ दिया, अब संधि तोड़ दिया तो क्यों तोड़ दिया? क्योंकि पर्सा का जब बिस्मार्क बना तो लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया, तो सेना अपनी खूब जुटा लिया, अपनी शक्ति बढ़ा लिया। शक्ति बढ़ा लिया तो सोचा कि अब तो हम ऑस्ट्रिया को अपने से जीतने नहीं देंगे। ठीक है, तब उस संधि को तोड़ दिया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया यानी वहां की सेना को शक्तिशाली बनाया, आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली बनाया उसको। तो अब ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रहा। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, अब फिर देखो एक बात तो ये हो गया, संधि तोड़ दिया, फिर भी अभी ऑस्ट्रिया और पर्सा यानी कि बिस्मार्क, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 में सेल्सबिग और होल्स्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क का कब्जा है, जर्मनी का ये क्षेत्र है, सेल्सबिग और होल्स्टीन। तो डेनमार्क के साथ ये अकेले डील नहीं कर सकता, तो सोचा इसके लिए ऑस्ट्रिया को मिला लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क हार गया। अब ये दोनों स्टेट इन दोनों के कब्जे में आ गए। ठीक है, जीत के बाद सेल्सबिग पर्सा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों राज्य को बांट लिया। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया। देखो अब क्या है, होल्स्टीन तो ऑस्ट्रिया को दे दिया, लेकिन वहां भी जर्मनी के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर जर्मन राष्ट्रवादी भावना भड़का दिया और ऑस्ट्रिया का विरोध करने लगा। अभी दो राज्य हुए, जीता तो एक इसको मिला एक इसको मिला। अब इसने क्या किया, वहां पर भड़का दिया अपने लोगों को कि तुम उसका विरोध करो, डेनमार्क के अधीन क्या, तुम अब ऑस्ट्रिया के अधीन भी नहीं रहो। ठीक है, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। अब देखो उसको स्टेट कौन दिया, तो यहाँ पर पर्सा है और उसको दिया इधर वाला क्षेत्र, और ऑस्ट्रिया इधर है। अब होल्स्टीन में जो भी विद्रोह हो रहा तो उसको दबाने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उसने उसका मार्ग बंद कर दिया, बोला तुम नहीं जा सकते। ठीक है, पर्सा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य संभावित था, बिस्मार्क का जो नीति था उसका अंततः ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता ही, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था कि पहले वो आक्रमण करे और उस ऑस्ट्रिया को बाध्य कर रहा। तो अब इस तरह से ऑस्ट्रिया को जब पर्सा अपने से होकर के सेना लेके होल्स्टीन नहीं जाने दिया, तब होल्स्टीन स्वतंत्र हो गया और वो फिर पर्सा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, पहले इससे पहले जो था उसने पर्सा के ये चांसलर जो है बिस्मार्क ने, उसने क्या किया, फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेगा, यानी हमारा ऑस्ट्रिया के साथ झगड़ा होगा तो तुम जो है किसी का पक्ष नहीं लेना, मेरा पक्ष नहीं लोगे तो उसका भी पक्ष नहीं लेना। इसके लिए उसने फ्रांस को अपना कुछ क्षेत्र देने का वादा किया था। ऐसा वादा काउंट काबूर ने भी इटली को किया था, है ना। काउंट काबूर ने भी फ्रांस को किया था, इटली को नहीं किया था। इटली का जो चांसलर है काउंट काबूर, उसने भी फ्रांस के साथ ऐसा ही समझौता किया था, उसको अपना कुछ क्षेत्र दे भी दिया था। जो पीछे पढ़ाया गया वहाँ पढ़ लीजिए। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमेन्यूल से भी संधि कर दिया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में, जब ऑस्ट्रिया पर्सा का युद्ध होगा तो इटली को ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पर आक्रमण करना था। अब देखो कितना बढ़िया, ऑस्ट्रिया का दखल कहाँ है, इटली में भी। ऑस्ट्रिया का दखल कहाँ है, जर्मनी में भी। तो अब जर्मनी और इटली का आपस में समझौता कर लिया कि जैसे मेरा ऑस्ट्रिया के साथ झगड़ा होगा तुम भी उस पर आक्रमण कर देना, है ना। जैसे अंश जो है सुमित को, और क्या नाम है आपका,
अवधेश पर, दोनों पर दबाव दे रहा है। तो इन दोनों ने आपस में संधि कर दिया, चलो अब वो हमको मारेगा ना तो तुम भी उसको मारने लगे। तो सिंपल यहाँ पर संधि है। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, और उधर जैसे ही युद्ध का घोषणा कर दिया कि इटली उस पर आक्रमण कर दिया। इटली दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह से पराजित हो गया। इस तरह से ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए अब देखो, ऑस्ट्रिया का तो झंझट खत्म हो गया। अब बचा हुआ जर्मनी, इसको प्राप्त करना है। जर्मनी का अन्य हिस्सा प्राप्त करेगा, उस पर फ्रांस ने कब्जा कर रखा, फ्रांस को दे दिया था ना। ठीक है, तो शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था कि दक्षिण के रियासत को जब ये अपने में मिलाने का कोशिश करता, चाहे कूटनीति के बल पर या सेना के बल पर, तो फ्रांस लड़ जाता इसके साथ में। इसी समय स्पेन के राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी। अब स्पेन का राजगद्दी का मामला उभर गया, जैसे होता ना किसी जमीन पर दूसरे गांव में दोख्तर हाथ लग जाता है, दोख्तर समझता है ना, नानी का धन। उसी तरह से प्रसा का राजकुमार का वहाँ स्पेन का राजगद्दी पर दावेदारी था, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रसा ने इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा कि चलो तुम हमको लिख करके दो कि तुम स्पेन के गद्दी पर दावेदारी नहीं करोगे, जबकि इसका उस पर दावेदारी है। ठीक है, बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ करके प्रेस में जारी कर दिया। ठीक है ना, इस जो बात लिखित वादा मांगा ना, तो फ्रांस प्रेस में जारी कर दिया कि बिस्मार्क ने उसको प्रेस में जारी कर दिया। अपने किसी के साथ लड़ाई लड़ोगे, जैसे भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ेगा, तो भारत की जनता को यहाँ के सरकार का समर्थन, यहाँ के सरकार को भारत की जनता का समर्थन रहेगा तब ना उसके साथ लड़ेगा। तो इसके लिए उसने क्या किया कि तोड़ मरोड़ के बात को पेश कर दिया कि फ्रांस हमारा दावेदारी नहीं दे रहा, हमको हमारा अधिकार नहीं दे रहा, जिससे जर्मन के लोग जो हैं, राष्ट्रवादी जो हैं, उन्होंने उस फ्रांस का विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़ करके 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने, ये नेपोलियन द्वितीय है, नेपोलियन द्वितीय या तृतीय है, इसने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी तथा सेडोन की लड़ाई, इसका भी लड़ाई सेडोन में ही हुआ। सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत उसके बाद, तदुपरांत का मतलब उसके बाद 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट नामक स्थान है, जर्मनी में है, वहाँ पर संधि हुआ और उसके द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन हुआ और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंतोगत्वा जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप की राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके लिए राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गए। ठीक है, वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। अब बोल रहा है कि जैसे 2 बड़े राज्य का उदय हो गया, राष्ट्रवाद के कारण सुनिश्चित हो गया, तो दूसरे राज्य में भी, यूरोप के अन्य राज्य जो हैं, वहां भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू होगा, वहां भी सरकार बदलने के प्रयास शुरू हो गए। समझे, वहां भी तो व्यवस्था पुराना राजा का है ना, तो सब व्यवस्था में अब परिवर्तन चाहते हैं। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था।
इसी के प्रभाव से ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी का अंतिम रूप दिया। अब ऑटोमन साम्राज्य क्या, देखो तुर्की का राजा अभी जो है ना खलीफा का पद है, और तुर्की का खलीफा जो है ना यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किए हुए, जिसमें आपका ये यूनान शामिल है, समझे। तो ऑटोमन साम्राज्य जो है अब उसका पतन होगा। अब ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू होगा। जैसे वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य है, मुस्लिमों का कब्जा है अभी ईसाइयों की ज़मीन पर, ईसाइयों के देश में, समझे। तुर्की का खलीफा जो तुर्की का देश क्या है, वहाँ पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, है ना। तो ऑटोमन साम्राज्य यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर अभी नियंत्रण रखता है। बाल्कन क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया नामक राष्ट्र को जन्म दिया। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण की कहानी हमने पढ़ी, इटली के एकीकरण की कहानी पिछले में बताया गया है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, पहले सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपका जो भी है क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है, अब यूनान में राष्ट्रीयता का उदय अगले वीडियो में पढ़ेंगे।